नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हैं, है ना। और हाइड्रोजन एटम में हम पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने काफ़ी कुछ कवर किया था। पार्ट फर्स्ट में जो जो हमने कवर किया था मैं उसका रिकैप भी कराऊंगा, है ना, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। आज हम पार्ट सेकंड कवर करेंगे और पार्ट सेकंड में आज हम हाइड्रोजेनिक रेडियल वेव फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजेनिक रेडियल वेव फंक्शंस हम निकाल के मैं आपको बताऊंगा, हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो 1s स्टेट में जो ग्राउंड स्टेट होती है, तो ग्राउंड स्टेट में रेडियल वेव फंक्शन क्या होगा उसको हम निकाल के देखेंगे। 2s स्टेट में भी हम ग्राउंड रेडियल वेव फंक्शन क्या था वो भी हम निकाल के देखेंगे। सो दीज आर जस्ट एग्जांपल। आपसे कोई एग्जाम में यदि पूछेगा तो जैसे n=7 या n=8 के लिए रेडियल वेव फंक्शन नहीं पूछेगा, है ना। स्टार्टिंग के ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड स्टेट जनरली इन लोगों इनके लिए ही आपसे पूछेगा। ठीक है, फिर हम एक रेडियल वेव फंक्शन दूसरे मेथड से एसोसिएटेड लोगरी पॉलिनोमियल मेथड से हम रेडियल वेव फंक्शन निकालना सीखेंगे। ठीक है, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियल वेव फंक्शन, प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि इससे एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन जनरली बनते हैं। एग्जाम में आपसे नोट्स के बारे में पूछेगा। नोट्स जो हमने जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, जहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की जीरो होती है उनको नोट्स बोलते हैं हम। ठीक है ना, फिर कंप्लीट वेव फंक्शन हम देखेंगे हाइड्रोजनिक एटम का, जिसमें हम रेडियल पार्ट, पोलर पार्ट और एजीमुथल पार्ट तीनों पार्ट को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास फुल वेव फंक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। फिर उसके बाद हम डीजनरेसी ऑफ द बाउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हम डीजनरेसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डीजनरेसी क्या होता है, तो ये आज का हमारा लेक्चर है जो हमें कवर करना है। और उसके बाद हमारा हाइड्रोजन एटम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समझ में आई बात। तो हाइड्रोजनिक रेडियल वेव फंक्शन को पढ़ने से पहले ना, है ना, हमें कुछ रिकैप कर लेना चाहिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, है ना, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर, देखो हमने हाइड्रोजन एटम या जिसको हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जैसे हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, ये सारे हाइड्रोजन लाइक एटम है ना, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपने डोनेट कर दिए। तो हमने ये क्या देखा था, हमने रेडियल पार्ट पर फोकस किया था, क्योंकि हम जनरली एजीमुथल पार्ट और पोलर पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो रेडियल पार्ट में हमने स्क्रोडिंजर इक्वेशन से स्टार्ट किया था, है ना। तो ये 1 डायमेंशनल स्क्रोडिंजर इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोलम पोटेंशियल है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन थी रेडियल पार्ट की। फिर हमने डायमेंशनल लेस वेरिएबल अल्फा इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू अल्फा आर लिया था, एक पैरामीटर लिया था। ठीक है ना, फिर हमने अपने रेडियल पार्ट को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कवर करा चुका हूँ मैं प्रीवियस लेक्चर में, है ना। जस्ट हम एक रिकैप में आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हमने एसिम्प्टोटिक बिहेवियर देखा था, है ना। अब रो टेंड्स टू जीरो और रो टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन किस तरीके से बिहेव होना चाहिए, और हमने पाया था हमारा वेव फंक्शन ये होता है। समझ में आई बात। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या कोई फंक्शन है रो का, समझ में आई बात, और जो क्या है सीरीज वेव फंक्शन की तरह काम करता है ना। ये क्या एक सीरीज है, ये हमारे पास सपोज यहाँ कोई कांस्टेंट हो गया और रो टू द पावर के, इस सी के कोई कांस्टेंट होगा, के इज इक्वल टू हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी जाता है। ये हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, इनफाइनाइट पावर सॉल्यूशन हमने जब एज्यूम किया था। ठीक है, तो ये हमने हमारे पास सॉल्यूशन आया था। तो जब हम इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में फिर से पुट करेंगे तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है ये। ठीक है, समझ में आई बात। और फिर हमने क्या जाना था कि फिजिकल एक्सेप्टेबल और नॉर्मलाइजेबल जो सॉल्यूशन होगा ना, ये कब एक्सेप्टेबल होगा, जब हमारे पास ये जो हमने पावर सॉल्यूशन माना था ना, ठीक है ना, पावर सॉल्यूशन जो माना था ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं होनी चाहिए, ये ट्रंकेट कर जाना चाहिए, टर्मिनेट कर जाना चाहिए। यानी इनफाइनाइट सीरीज ना होकर ये क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए, है ना। पोलिनोमियल क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। समझ में आई बात। तो ये इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, इसकी कुछ डिग्री होगी जो हमने देखा था n-l-1 तक। ठीक है ना, समझ में आई बात। कोई डाउट है। ठीक है, यानी k का वैल्यू जो है वो 0 से लेके n-l-1 तक जाना चाहिए, ये डिग्री थी। अब जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे मैं लिखूँ सपोज x⁻² प्लस के bx प्लस के c, ये एक पोलिनोमियल लिखा है तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है ना। मैक्सिमम डिग्री 2 ही तो है। अब मान लो मैं सपोज x⁵ प्लस 3x⁻, सपोज मान लो कुछ भी है 2 प्लस इज ये यहाँ पर 9, ये आ जाता है। ये भी क्या एक पोलिनोमियल है जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 9 है। ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो जाता है, इसके बाद ये फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। तो हमने यही जाना था कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा ये तभी वैलिड होगा, एक्सेप्टेबल होगा, जब ये क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, और हमारे पास ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन, वो ये इक्वेशन मिलती है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। ठीक है, और ये टर्मिनेट कब करेगा, जब ये रो का वैल्यू कितना आएगा, जो कंडीशन होगी टर्मिनेशन की, वो रो नोड इज इक्वल टू 2n होगी। ठीक है ना, समझ में आई बात। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो हमने देखो रो नोड क्या था हमारे पास 2n, और रो नोड हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था ये अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है,
हमने जब चेंज इन वेरिएबल किया था ना, अल्फा रो इज इक्वल टू अल्फा आर, और ये हमने जब एज्यूम किया था इस इक्वेशन में पुट करके, तो हमारी इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो रो नोड का जो ये वैल्यू है जब हम यहाँ रखते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। और हमारे पास जो हमने अल्फा माना था और जो हमारे पास एनर्जी थी, ठीक है ना, E इज इक्वल टू माइनस एच का टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू। तो इसकी मदद से हमने क्या निकाला था, हमारे पास एनर्जी, ये हमने ऑलरेडी कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। तो ये एक्सप्रेशन ये शो करता था जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे। ठीक है ना, और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर निर्भर करेंगे, है ना, l पर निर्भर नहीं करते, है ना, ml पर निर्भर नहीं करते, एनर्जी सिर्फ n पर निर्भर करती है, समझ में आया। और हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू क्या होगा 1, और जो रिड्यूस्ड मास होगा, है ना, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी होगी ये किस में बदल जाती है ना, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में रखूँगा, h का वैल्यू रखूँ, एप्सिलॉन नोड का वैल्यू रखूँ, तो माइनस 13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 13.6 को हम रिडरबर्ग बोलते हैं, ठीक है ना, यानी 1 आर जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। एग्जाम में आपसे रिडरबर्ग में पूछ लेगा, है ना, जैसे मैं ये क्या आएगा माइनस आर अपॉन में एन स्क्वायर है, ठीक है ना, समझ में आया। तो जो मेरे पास फर्स्ट सेल में एनर्जी होगी एन इज इक्वल टू 1, तो एन इज इक्वल टू 1 में एनर्जी कितना होगा मेरे पास, माइनस के आर आएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। 1 रिडरबर्ग का मतलब कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आया, यानी -1 आ गया एनर्जी, ठीक है ना। ये रिडरबर्ग आर क्या होगा, यूनिट हो गया, ये रिडरबर्ग क्या है, यूनिट है। रिडरबर्ग कांस्टेंट के टर्म में जब हम लिखते हैं ना, वो हम, है ना, आपको ध्यान हो, वो अलग है, वहाँ वेवलेंथ की टर्म्स में लिखा जाता है, 1.0967 समथिंग 10⁻⁷ मीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग, और मीटर इनवर्स होता है ना, समथिंग कुछ ऐसा होता है ना, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है, ये एनर्जी की टर्म्स में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमें पढ़ना है डिटेल में। तो रिकैप हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब देखो हम रो नोड को बोर रेडियस के टर्म्स में लिखते हैं। देखो बोर रेडियस पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। बोर रेडियस क्या होता है, जो n इज इक्वल टू 1 शेल होती है ना, ठीक है ना, तो फर्स्ट सेल की जो रेडियस होती है ना उसको हम बोर रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। यानी R1 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, बोर रेडियस होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं रो क्या था, अल्फा आर होता है हमारे पास, है ना, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू देखो ये लिख दी, क्योंकि एनर्जी हमारे पास कहती है माइनस एच का टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू। अल्फा एक तरीके से वेव नंबर की तरह ही तो काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, -2 म्यू, ये अपॉन में एच का टी स्क्वायर, अंडर रूट हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। अब देखो -2 म्यू अपॉन में एच का टी स्क्वायर, और ये क्या है एनर्जी, और एनर्जी हमने अभी ऊपर निकाला था, मैंने बताया था क्या है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो ये हमने एनर्जी की वैल्यू रख दी, अंडर रूट लगा दिया आर, तो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो इसको जब सोल्व करेंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। 2 से 8 को काट दो, 4 हो जाएगा, है ना। e⁴ है, वहाँ 1/2 है, तो सिंपली देखो e⁴ आ जाएगा। तो इसको बस सोल्व किया, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं क्या लिख दिया, ZR अपॉन में n नोड, यहाँ पर जो a नोड है ना ये, ठीक है। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नोड एच का टी स्क्वायर अपॉन में म्यू ई स्क्वायर, ये उल्टा जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं बोर रेडियस लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, बोर रेडियस है, ठीक है। जो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जो जनरल फॉर्मूला होता है, यदि आपको ध्यान हो, आपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में पढ़ा, जो मैंने कवर किया था, या मोस्ट प्रोबेबली अपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। तो क्या होता है हमारे पास n स्क्वायर, है ना, 4 पाई स्क्वायर, और ये म्यू और k यानी 4 पाई एप्सिलॉन नोड जेड ई स्क्वायर, ये होता है। या इसको मैं n स्क्वायर एच का टी स्क्वायर, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नोड म्यू जेड ई स्क्वायर, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ये हमारे पास होता है। तो यदि मैं n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँगा तो मेरे पास बोर रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना, ठीक है। काफ़ी बुक्स में देखोगे यहाँ पर 2 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, वो निर्भर करता है ये हमने जो कॉन्स्ट अल्फा माना हुआ है ये क्या लिया हुआ है, ठीक है। काफ़ी बुक्स में ना यहीं ऑलरेडी 2 ले लेते, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, जितना मैं चीज़ें बता रहा हूँ बस उस चीज़ पर फोकस करो। अब बात करते हैं हाइड्रोजनिक रेडियल वेव फंक्शन की। तो देखो रो नोड हमारे पास जो है सीरीज टर्मिनेट कब होती है, जब रो नोड की वैल्यू कितनी आती है 2n, ठीक है ना, तभी तो सीरीज टर्मिनेट होती है। तो जो हमारे पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन थी, ये हमने इसी को तो रिड्यूस किया था। अब यहाँ मैं अल्फा रो नोड की जगह क्या लिख दूंगा 2n, क्योंकि इसी पर हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है ना, यही तो निकालना है हमें, है ना। तो ये टर्मिनेट होता है, कब टर्मिनेट होता है, जब रो नोड इज इक्वल टू 2n आता है, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, तो मैं रेडियल इक्वेशन जो हमारे पास हो गई, अब वो क्या बन जाएगा, रो नोड की जगह मैं क्या लिख दूंगा, देखो 2n, समझ में, दिस एज इट इज़। और जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमारे पास ये है, ठीक है ना। और ये क्या है, पॉलिनोमियल है, पावर सीरीज जो है इनफाइनाइट पावर सीरीज नहीं है ये, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। और ये सॉल्यूशन किस पर निर्भर कर रहा है, क्वांटम नंबर n पर निर्भर कर रहा है। दिस सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड द एजिमुथल क्वांटम नंबर l, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में क्या मेरे पास l है,
है ना, यही तो इक्वेशन, L इज देयर एंड N इज देयर एंड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस वन। तो सोल्यूशन N पर निर्भर कर रहा है ना भाई, N की वैल्यू यहाँ कुछ रखो 1 2 3, L का वैल्यू कुछ रखो 1 2 0 1 2 3, तो मुझे मैं इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ ना, समझ में। तो यानी जो मेरे पास सोल्यूशन है ना उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है ना, N और L पर निर्भर कर रहा है सोल्यूशन, ठीक है। तो फॉर ईच सेट स्पेसिफिक सेट ऑफ N और L, N की अलग अलग वैल्यू के लिए मैं रेडियल वेव फंक्शन निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, समझ में आया। और हम जानते हैं ये क्या होता है हमारे पास R N L, ठीक है। यदि आप प्रीवियस लेक्चर पढ़ते आ रहे हो तो आप समझ पाओगे, ठीक है ना। ये हमने हमारे पास तो ये रेडियल वेव फंक्शन तो यही है ना। हमने ये न्यू वेव फंक्शन इसलिए तो एज्यूम किया था ताकि हम वन डायमेंशनल स्क्रोडिंगर इक्वेशन में लिख सकें और उसको आसानी से सोल्व कर सकें, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हो गया, ठीक है। तो जो रेडियल वेव फंक्शन होगा, देयरफॉर रेडियल वेव फंक्शन कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो सिंपल है ना। तो ये तो होगा हमारे पास UNL/R, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास, रो टू द L+1 e टू द पावर माइनस रो, और ये कोई फंक्शन हो गया है ना, और ये सिंपली हो गया R। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आया। या दूसरे शब्दों में हम लिखे, ये क्या है, पोलिनोमियल है ना, 1/R हो गया, रो L+1 e टू द पावर माइनस रो। अब देखो ये क्या है, पोलिनोमियल है जैसे मैंने बताया था, है ना। और ये k की वैल्यू जो है यहाँ पर देखो ये कोई कांस्टेंट हो गया, है ना। सी अब देखो मैंने ना इस, आप a नोड भी लिख सकते हो, रो टू द पावर k, या b नोड कुछ, मतलब सॉरी रो a k ले लो या b ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने c लिया हुआ है, ठीक है, समझ में आया। कोई डाउट है, ये तो कांस्टेंट है, इस पर कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोफिशिएंट है, दीज आर कोफिशिएंट। तो कब टर्मिनेट होती है पावर सीरीज, जब n-L-1 पे जाकर टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है ना, डिग्री है, समझ में आया, ठीक है। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन है, दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, है ना। इसी चीज़ के लिए तो हम देख रहे थे, यही हमें निकालना था। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रेडियल सॉल्यूशन है, रेडियल सॉल्यूशन है किसका, फॉर हाइड्रोजनिक एटम का, ठीक है ना, रेडियल वेव फंक्शन हो गया। अब जहाँ पर रो की वैल्यू क्या, ZR/में NA नोड, ठीक है। और ये जो है हमारे पास क्या, एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री N-L-1, ठीक है ना, समझ में आई बात। कोई डाउट है, इसका ध्यान रखना। जो कोफिशिएंट होगा हमारे पास, है ना, ये जो कोफिशिएंट है ना, ये रिकर्सन रिलेशन को फॉलो करते हैं। और यदि आपको ध्यान हो, हमने रिकर्सन रिलेशन क्या निकाली थी, है ना, ये तो थी हमारे पास रिकर्सन रिलेशन, ठीक है। यदि आपको ध्यान हो तो हमारे पास रिकर्सन रिलेशन क्या थी, 2NR+L+1 माइनस के रो नोड, और ये K+1, ये सॉरी यहाँ K, और ये K+2L+2, ये था, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में K को मैंने NR मानना हुआ था, रेडियल वेव फंक्शन, मतलब वो सॉरी रेडियल क्वांटम नंबर, वो क्वांटम नंबर जहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रिप सीरीज क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है ना। तो ये है, मतलब भाई K की कुछ वैल्यू के लिए क्या होता है, टर्मिनेट हो रही थी ना ये, तो भाई NR जो होता है हमारे पास वो रेडियल वेव फंक्शन है। तो ये था हमारे पास जो टोटल वेव फंक्शन था ना, ये था NR+K+L+1, ये आता है यदि आपको ध्यान हो, है ना, समझ में। तो देखो यदि मैं इसको इधर ले आऊँ, N-L-1 ले आऊँ ना, तो ये डिग्री तो है जहाँ पर हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है ना, समझ में आई बात। तो ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, इसको हम रेडियल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू इतना यदि वैल्यू होगा तो रेडियल वेव फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए रेडियल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो सिंपली K से लिखा हुआ है, आप NR से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कि NR थोड़ा सा मतलब N लिखना है फिर सब स्क्रिप्ट में लिखना है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए किया गया और कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास क्या थे, है ना। अब देखो रो नोड का वैल्यू क्या था हमारे पास, रो नोड क्या है, 2N है, और देखो 2, इसलिए तो 2 कॉमन ले लिया था। तो यही तो रिकर्सन रिलेशन आई थी हमारी, है ना, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। K मैक्सिमम क्या है हमारे पास, यानी K की वो वैल्यू जहाँ पर ये सीरीज टर्मिनेट होती है, N-L-1, है ना, ये समझ में आई बात। तो इसको हम इनिशियल कोफिशिएंट C नोड के टर्म्स में लिख सकते हैं। जितना भी वैल्यू आएगा ना, हम इसको C नोड के टर्म्स में निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखो C1 K की वैल्यू यदि मैं 0 कर दूँ, तो देखो C1 किसके टर्म्स में आएगा, तो K की वैल्यू 0 करूँगा तो यहाँ कुछ वैल्यूज आएगी, C नोड आएगा, आएगा नहीं आएगा। K की वैल्यू यहाँ 1 रखूँगा तो मैं जब यहाँ और ये 2 हो जाएगा, और ये किसके टर्म्स में आएगा, C1, यहाँ 1 आएगा, यहाँ C1 की वैल्यू यहाँ रख दूँगा, फिर ये किस टर्म्स में आ जाएगा, C नोड की। तो मैं सारे कोफिशिएंट जो है ना किसके टर्म्स में, C नोड के टर्म्स में निकाल सकता हूँ। भाई एक ही उसमें आ जाए तो ही बेटर है ना, बार बार हमें और चीज़ें नहीं सोल्व करनी पड़ेंगी। और जो सी नोड की वैल्यू है वो डिटरमाइन कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से, ठीक है। और इस तरीके से हम अपना क्या निकाल सकते हैं, रेडियल वेव फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल करके बताता हूँ हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने 1 स्टेट ले लिया, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखो ये NL लिखा हुआ है एक्चुअली में, तो इसका मतलब क्या हो गया, N का वैल्यू कितना हो गया 1, है ना। और S का मतलब क्या होता है, S ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या होता है, L की वैल्यू 0। तो N का वैल्यू तो 1 हो गया, L का वैल्यू कितना हो गया 0। और रो हम जानते हैं क्या होता है, ZR/में N A नोड होता है, तो N का वैल्यू 1 रख देंगे तो मेरे पास रो की वैल्यू आ गई।
के मैक्सिमम कितना होगा मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मुझे तो सॉल्यूशन निकालना है ना अपना। तो देखो n का वैल्यू 1 है, 0 - 1 तो ये 1 - 0 - 1 ये कितना आ गया, तो ये आ गया। तो यानी जो सीरीज है ना, तो यानी जीरो कोफिशिएंट तक ही तो जाएगी मेरे पास, है ना, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे पास एल है क्या, यही तो है, सी नोड प्लस के रो C1 प्लस के रो स्क्वायर C2 प्लस रो क्यूब C3, है ना, ऐसे ही तो चल रहा है, डैश डैश डैश, फिर रो की पावर कितना n - l - 1 और सी ए n - l - 1 यहाँ टर्मिनेट हो गया, यही तो है, समझ में आया। तो जो ये होगा ये सी नोड आएगा, क्योंकि के मैक्सिमम क्या जीरो आ गया ना मेरे पास। के मैक्सिमम जीरो का आने का मतलब क्या हो गया, मतलब ये है ना के मैक्सिमम, तो यानी जीरो तो ऑर्डर तक ही है मेरे पास, ये ना, समझ में आया, के का वैल्यू जीरो रख दो यहाँ सिंपली, ठीक है, ये की मैक्सिमम आ गया। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, तो मुझे यही तो निकालना है, तो मैंने देखो रो निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब रेडियल वेव फंक्शन में सब कुछ रख देंगे, ठीक है। तो रेडियल वेव फंक्शन हमारे पास क्या था, यही तो था 1/r, है ना, समझ में आया, e⁻⁻ के ये रो l+1 और ये, ठीक है, समझ में आया। तो देखो ध्यान से, तो ये तो मेरे पास कितना आ गया सी नोड, है ना, एल का वैल्यू जीरो है, तो एल का वैल्यू जीरो है तो रो आएगा, रो मैंने अभी भी निकाला है, कितना है Z/में ए नोड, समझ में आया। अब देखो बचा ये एक्सपोनेंशियल में मैं रो लिखूंगा, यानी Z/में ए नोड, और ये कितना आ गया 1/r। देखो 1/r से 1/r कट गया, तो सिंपली क्या बचा सी नोड e⁻ ZR ए नोड, समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है, अच्छा समझ में आई चीज़ें। तो ये यहाँ पे आर नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई डाउट है। अब देखो तो मेरे पास क्या बचा, सी नोड बचा, Z/में ए नोड बचा और e⁻ ZR/में नोड, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने देखो प्रीवियस क्लास में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कराया था, यदि आपको ध्यान हो, जब सिर्फ हमने रेडियल पार्ट किया था, है ना, आप ये मैंने स्फेरिकल हार्मोनिक्स के बाद ये एक्चुअल ये लेक्चर मैंने कवर किया था, जिसमें हमने रेडियल स्क्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसके लिए हम जानते क्या था, 0 to ∞ RNL, ठीक है ना, और ये RDR = 1 होना चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमारे पास किसके लिए कंडीशन होती है, नॉर्मलाइजेशन के। देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या होगी, यही तो होती है R² dr sin थीटा, है ना, डी थीटा और डी फाई। तो रेडियल वेव फंक्शन को मॉडुलस ऑफ स्क्वायर होगा, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, R² dr के, है ना, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और यदि पोलर पार्ट के लिए निकालता sin थीटा डी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन करना चाहिए था, और एजिमुथल पार्ट तो डी फाई। तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, यही नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये देखो 1 ही तो है। अब देखो ये निकालना है, तो देखो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, देखो Z² ए नोड स्क्वायर और सी का स्क्वायर आ गया, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर करूंगा तो देखो -2 ZR/ए नोड हो जाएगा, और ये R² आ गया। कोई डाउट है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो सिंपली ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जो आपको याद होना चाहिए, है ना। हम इसको कैसे लिखेंगे, 0 to ∞ e⁻−ax, कोई कांस्टेंट हो गया x⁴n dx, ठीक है ना, ये आ गया n फैक्टोरियल, और ये हमारे पास a⁻n+1, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपको होना चाहिए, ठीक है ना। मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ना आप को समय बचाएगा, ठीक है। अब देखो ये यही तो चीज़ है। अब यहाँ पे r⁻2 है और e⁻−ZR/a नोड है, ठीक है। तो r⁻2 कहने का मतलब n की वैल्यू 2 होगी, तो देखो यानी 2 फैक्टोरियल आना चाहिए, तो देखो 2 फैक्टोरियल होगा, और 2Z/a नोड एक कांस्टेंट हो गया, और है ना, ये कांस्टेंट हो गया, और n+1 यानी 3 आना चाहिए, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, r⁻2 है ना, तो 2 है, तो 3 आ गया, समझ में आया। अब देखो इसको हम जब सोल्व करेंगे, Z नोड हो गया, सी नोड स्क्वायर ए नोड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 फैक्टोरियल तो सिंपली 2 होता है, ये क्यूब है ना नीचे। अब मैं जब इस क्यूब को करूँगा तो ये मेरे पास 8Z³ और ऊपर ए नोड क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, ये जब मैं इसको काटूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, ठीक है, तो ये = 1 है ना, तो मुझे देखो सी नोड स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, नीचे कितना आएगा 4, Z² है, ये Z आ गया, ये कितना आ गया ए नोड, है ना। और ये देखो जब उधर चला जाएगा तो 4Z/में ए नोड, अंडर रूट ले लूँगा तो मेरे पास ये आ गया सी नोड की वैल्यू, ठीक है ना, सिंपल है, 4 अंडर रूट लेंगे, 4 में से 2 बाहर आ गया। अब क्या है, सी नोड का वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो, तो मेरे पास रेडियल वेव फंक्शन आ गया, तो ये कितना है 2Z/में ए नोड e⁻−ZR/में ए नोड, तो ये आ गया। ए नोड मेरे पास बहुत रेडियस है, हम जानते हैं, है ना, हाइड्रोजनिक एटम के लिए कर रहे हैं, तो यदि मैं हाइड्रोजन के लिए करूंगा तो Z की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए करूंगा तो Z की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 3 आएगी, है ना। और मैं हीलियम के लिए करूंगा, हीलियम पॉजिटिव, तो Z की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कोई डाउट है। अब बात करते हैं, देखो
2s स्टेट की। तो देखो n का वैल्यू तो 2 हो गया, s के लिए l का वैल्यू 0 हो गया, है ना। रो हम जानते क्या होता है, ZR/, में n a नोड होता है ना। तो देखो n का वैल्यू क्या कर दिया 2। देखो ये हम सब क्योंकि हमारे पास यही तो हमें निकालना है, और ये होता क्या हमारे पास 1/r e⁻⁻ ठीक है, रो l+1, और ये कोई फंक्शन हो गया हमारे पास, ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो ये है, तो देखो हमने सारी चीज़ें निकाल ली, हमने रो हमने निकाल लिया, ये रो हो गया क्योंकि n का वैल्यू 2 था तो 2 लिख दिया। अब ये कहाँ टर्मिनेट हो रहा है वो हम पता करेंगे। n का वैल्यू देखो 2 लिखा, माइनस l का वैल्यू 0 है तो 2 - 1 आ गया। तो यानी ये मेरे पास जो होगा है ना 1 तक जाएगा। कहने का मतलब जो है, जो ये था ना, यानी k = 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 1 तक जाएगा। और ये क्या होता है, c के रो के ही तो होता है। तो यानी जब 0 पुट करेंगे तो ये आएगा, और 1 पुट करेंगे तो C1 रो, यानी बस अब टर्मिनेट हो गया। तो ये मेरे पास एक फंक्शन था, ठीक है, ये आ गया। समझ में आई बात, ठीक है, कोई डाउट है। आप देखो अब हम रिकर्शन रिलेशन का, अब देखो यहाँ पे सी नोड है, अब C1 है, C1 कैसे निकलेगा, रिकर्शन रिलेशन की मदद से निकलेगा, है ना। समझ में आई बात, ठीक है। तो हमारे पास देखो रिकर्शन रिलेशन क्या थी, तो ये आपको याद रखना है रिकर्शन रिलेशन, ठीक है ना। k+l+1 माइनस n, और ये मेरे पास यहाँ क्या k+1 और ये k+2l+1, ये हमारे पास रिकर्शन रिलेशन थी, ठीक है। अब देखो C1 निकालना है तो k का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो मैं 1 आएगा, है ना। यहाँ C के है ना, अब देखो तो 2 हो गया, k का वैल्यू मेरे पास कितना रखा 0, ये 0 रखा, l का वैल्यू भी 0 है ना। समझ में, n का वैल्यू तो हमने 2 है हमारे पास, और ये k का वैल्यू कितना 0 है, 1 आएगा यहाँ पे, ये 1 हो गया प्लस k, है ना, ये 2 आ जाएगा क्योंकि l का वैल्यू 0 है, 2 समझ में आई बात, कोई डाउट है, ये आ गया, ठीक है। सॉरी k का वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ 0 आएगा, k का वैल्यू 0 है ना तो 0 आएगा। तो देखो 1 - 2 कितना हो गया मेरे पास, है ना। तो C1 मेरे पास कितना आ गया, ऊपर तो -2 आ गया और यहाँ नीचे 2 है, तो 2 से 2 काट देंगे, -1 आ गया, है ना। तो यानी यहाँ पे C नोड है हमारे पास, तो यानी C1 किसके इक्वल आ गया, -C नोड के, फॉर k = 0। तो ये हमने सारी चीज़ें निकाल ली। तो हमने अपना रेडियल वेव फंक्शन जो है ना, अब ये 2 0 लिखूंगा ना, NL है ना, तो ये n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन है। समझ में आया, कोई डाउट है। तो देखो उसको अब लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखो, रो आएगा, l का वैल्यू तो 0 है, e⁻⁻ के रो 1/r, ठीक है ना। तो मैं C नोड, अब देखो C1 ये l ये लिख रहा हूँ, है ना। तो इसका मैं क्या लिखूंगा, देखो 1, ये मैंने क्या क्या 1 C नोड कॉमन ले लूँगा और ये मेरे पास रो आ जाएगा, है ना, क्योंकि C1 क्या है मेरे पास, C नोड है ना माइनस के। समझ में आई बात, ठीक है। देखो वही क्या है, देखो C नोड तो ये हो गया, रो का वैल्यू मैंने ये रखा, R ये रहा, और e⁻ क्या है, e⁻ ये हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, माइनस के रो हो गया। समझ में आया, तो हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन हो गया। अब देखो इसको हमको क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है, ताकि हम C नोड का क्या निकाल सके, वैल्यू निकाल सके, ठीक है। तो उसको नॉर्मलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ईजी है, 3-4 स्टेप में ही हो जाएगा। वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको ऊपर, है ना, पीछे, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लगाओगे तो C नोड हमारे पास ये निकल के आएगा, ठीक है ना। अब C नोड का सिंपली हम वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियल वेव फंक्शन आएगा, ठीक है। समझ में आए बात। इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको ये जो रेडियल फंक्शन जो है ना ग्राउंड स्टेट के लिए, ये याद रखना है ना, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली यही पूछता है। आपको ये डायरेक्ट याद है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से ना हम सारे के सारे ऑल रेडियल वेव फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, समझ में, ऑल रेडियल वेव फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना, फ्रॉम दिस मेथड। तो हम इस मेथड से सारे रेडियल वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो रेडियल वेव फंक्शन फ्रॉम एसोसिएटेड लोगरीज पॉलिनोमियल, ये एक अल्टरनेटिव वे है, क्या है, अल्टरनेटिव वे है टू कैलकुलेट द रेडियल वेव फंक्शन। अब देखो जनरल वे में हम रेडियल आइगन फंक्शन जो है या रेडियल वेव फंक्शन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या, अब देखो क्या है, कहने का मतलब देखो ये है, तो हमारे पास सिंपली यही तो है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आया। ये 2ZR/n नोड है, या मैं इसको ऐसे कहूँ, ये देखो इसको ऐसे लिखेंगे, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो गया 2 रो, L हो गया e⁻के 2 रो हो गया, ठीक है, समझ में आया। और ये मेरे पास जो है 2l+1 से, और ये n-l-1 ये 2 रो, ठीक है। ये है मेरे पास जनरल वेव फंक्शन, है ना, ये जनरल वेव फंक्शन है, समझ में आया। तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है,
जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या है, ये फॉर्म है। अब आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। अब ये लोगरिस पोलिनोमियल आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब ये इसको हम यहाँ पे डेराइव ऑलमोस्ट कर नहीं सकते, काफ़ी टीडियस वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। आप मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने करा होगा, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो गया। रो की वैल्यू हम जानते हैं, रो देखो हमने क्या निकाला था, जेड आर अपॉन में एन नोड निकाला था, यहाँ ये 2 हो गया, 2 जेड आर अपॉन एन नोड अपॉन में एल आएगा, एल प्लस 1 नहीं है, ध्यान रखना है, जनरल फॉर्म बता रहा हूँ मैं। ई टू द पावर माइनस जेड आर अपॉन एन नोड हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है। समझ में आया, सॉरी यहाँ पे ना रो अपॉन में 2 होगा, यहाँ 2 नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरे पास है ना, एक मिनट, सॉरी, ई टू द पावर माइनस जेड आर है, तो हाँ ये माइनस रो ही आएगा, ठीक है। समझ में आया, तो ये चीज़ हो गई, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये ई टू द पावर, सॉरी ये ई टू द पावर माइनस के रो अपॉन में 2 ही है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये क्या है मेरे पास जो है, ये क्या है, एसोसिएटेड लोगरी पोलिनोमियल है, जिसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, पी क्यू माइनस पी एक्स माइनस 1 पी डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक है। और ये क्या लोगरीज पोलिनोमियल, ये जो होता है ये तो हमारे पास एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड लोगरी पोलिनोमियल है, और ये क्या है, सिंपल लोगरी पोलिनोमियल है, ठीक है। अब मैं इससे आपको निकाल के दिखाऊंगा, आप ये मत सोचो ये क्या है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, यदि एग्जाम में आता है तो आप कर सको, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। समझ में आया, बस अब ध्यान से देखो, तो ये हो गया, तो हम एक्चुअली में निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि बस हमें सिर्फ n और l का वैल्यू रखना है, ठीक है ना। हमको इसमें सिर्फ n और l का वैल्यू रखना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो जैसे मैं यदि R10 के लिए निकाल के दिखाऊं, रेडियल ग्राउंड स्टेट के लिए, तो n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखो यदि मैं इसमें रखूँ पहले हमारे नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट में, तो आप ध्यान से देखो क्या होगा, देखो 2z, n का वैल्यू 1 हो गया, ये a नोड पावर 3, n का वैल्यू देखें 1 माइनस 0 माइनस 1, देखो कितना आएगा, 0 फैक्टोरियल, तो 1 हो गया सिंपली, है ना। और यहाँ ये 2 आ जाएगा क्योंकि n का वैल्यू 1 है, और n है हमारे पास 1, l 0 है, तो 1 फैक्टोरियल क्या होता है, सिंपली 1 ही होता है, ठीक है ना। समझ में आया, तो ये हो गया, और ये 1 अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। अब देखो ये निकाल लिया हमने, l का वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये तो पूरी टर्म में 1 हो गई। अब देखो ई टू द पावर माइनस जेड आर, n का वैल्यू कितना है हमारे पास, सिंपली 1 है, तो ये a नोड हो गया, ठीक है। समझ में आया। बात करते हैं हम लोगरी पोलिनोमियल की, तो ये लोगरी पोलिनोमियल होगा, l का वैल्यू कितना है हमारे पास, 0 है, तो ये 1 आएगा, n कितना है 1 माइनस l 0 माइनस 1, तो यानी ये 0 आ गया, ठीक है। समझ में आया। और ये मेरे पास n का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये 2zr अपॉन में a नोड, ठीक है। कोई डाउट है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने कुछ नहीं करना है सिंपली, ठीक है ना। समझ में आया। अब देखो ये 2 की पावर 8 होता है ना, 2 की पावर क्या होता है 8 होता है, तो 4 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 है, काट देंगे, अंडर रूट है तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये सिंपली मेरे पास z अपॉन में a नोड 3 अपॉन में 2 ई टू द पावर माइनस जेड आर अपॉन में a नोड। अब मुझे देखो इसका वैल्यू निकालना है ना, यानी L1 का 0 का वैल्यू निकालना है। अब देखो उसका वैल्यू कितना होता है 1, ये कुछ मैंने पोलिनोमियल लिखे हुए हैं, अब याद रख सकते हो, नहीं तो याद नहीं है तो क्या करें, हर चीज़ याद थोड़ी ना करेंगे, हम निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखो, हम जानते हैं ये इसको कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1, है ना। समझ में आया। यहाँ 0 कब आएगा नीचे, देखो 1 माइनस के 1 यदि मैं लिखूंगा, क्योंकि देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मुझे सेम रखनी है ना, तो 1 माइनस 1 करूँगा तभी तो आएगा, ठीक है। कोई डाउट है, तो देखो माइनस 1 टू द पावर में क्या हो जाएगा, p का वैल्यू, ये p है मेरे पास, 1 आ गया, डिफ्रेंशिएशन करना है, p है यानी ऊपर वाला, तो यानी एक ही बार डिफ्रेंशिएशन करना है ना। समझ में आया। कोई डाउट है, यहाँ क्यों है, क्यों है, देखो मेरे पास कितना है, ये 1 ही आएगा, है ना, क्योंकि 1 माइनस 1 किया है, तो ये 1 आ गया, ये आ गया। कहने का मतलब है माइनस के dl1/dx करना है, ठीक है ना। तो देखो L1 है मेरे पास, क्या L1 कैसे निकालेंगे, ये रहा, तो यानी e टू द पावर x, है ना, यानी क्योंकि वैल्यू 1 है तो मुझे एक ही बार डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करना है, x की पावर 1 आएगा, और ये e टू द पावर माइनस x, ठीक है। तो e टू द पावर x होगा, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होगा, देखो ये ले लेते हैं, है ना, देखो x एज इट इज रखा, e टू द पावर माइनस x का कर दिया। अब क्या करेंगे हम, x का करेंगे 1 आ जाएगा, और e टू द पावर माइनस x एज इट इज रखेंगे, ठीक है। देखो e टू द पावर माइनस x बाहर ले लेंगे हम, है ना, तो बाहर माइनस है ना, तो 1 हो जाएगा, ये माइनस x प्लस के 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाहर तो ये हो गया ना, गया 1 आ गया, तो मेरे पास माइनस x प्लस 1 आया, है ना। समझ में आई बात, ठीक है। कोई डाउट है, L1 की वैल्यू आई, अब L1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे,
है ना, क्योंकि हमें यही तो चाहिए। जब L1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सिंपली कितना आ जाएगा, +1 आएगा, और यानी ये 1 आ गया, है ना, समझ में। और यही तो मेरे पास था, है ना, R10 यही तो निकल के आया था। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, समझ में। इस तरीके से हम कोई भी निकाल सकते हैं। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियल वेव फंक्शन की। तो देखो, रेडियल वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम बिहेव्स एज फॉलो, ठीक है। अब ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब आप इसको पढ़ाया था अंडर द हेडिंग बाउंड्री कंडीशंस, है ना, क्या बताया था, बाउंड्री कंडीशंस। तो जब फॉर स्मॉल आर, जब आर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, तो जो हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन होगा वो किस तरीके से बिहेव करेगा, R⁴ की तरह बिहेव करेगा व्हेन r टेंड्स टू 0, ठीक है, समझ में। अब देखो, ये कहोगे आप ये कहाँ से आया। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर में एसिम्प्टोटिक बिहेवियर देखा, सॉल्यूशन देखा हो, तो आप समझ पाओगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आया। अब नहीं तो हम इसको और कैसे समझे। अब देखो, मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्या बना रखे हैं, ग्राफ बना रखे हैं। देखो, R10 के लिए, R20 के लिए, है ना, R30 के लिए, समझ में आया। तो जब स्मॉल r होगा तो मेरे पास ये आएगा। अब मान लो L की वैल्यू क्या हो जाए, मेरे पास 1 ले ली मैंने, तो सिंपली रेडियल वेव फंक्शन जो है, रेडियल वेव फंक्शन प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के, यानी आर का स्मॉल आर पे, यानी जब आर का वैल्यू कम होगा, एल की वैल्यू 1 ले ली मैंने एग्जांपल के लिए, तो यानी रेडियल वेव फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आर के, यानी रेडियल आर की वैल्यू बढ़ने से ये भी बढ़ना चाहिए। तो अभी देखते हैं, ठीक है ना। देखो, ये तो यहाँ पे 0 है एल का वैल्यू, तो इस पर देखो आप ध्यान से, एल आर का वैल्यू, वो एल का वैल्यू मैंने 1 लिया है ना, तो देखो 1 है ना, 1 है, और ये देखो क्या है, 1 है ना। तो देखो, जब आर बढ़ रहा है तो देखो रेडियल वेव फंक्शन बढ़ रहा है, आर के बढ़ने से रेडियल वेव फंक्शन बढ़ रहा है, आर के बढ़ने से रेडियल वेव फंक्शन बढ़ रहा है ना, फॉर स्मॉल आर, है ना, जब इस आर की वैल्यू स्मॉल होगी, फिर घट भी रहा है लेकिन, है ना, समझ में। तो यही है, तो इट बिहेव्स R⁴ फॉर स्मॉल आर, समझ में। अब देखो, बाउंड स्टेट में आर की वैल्यू जब ज़्यादा होगी, यानी इनफाइनाइट होगी, ये वाली टर्म 0 हो जानी चाहिए, है ना। ये वाली टर्म क्या थी, ये नया वेव फंक्शन ही तो था, r टेंड्स टू इन्फिनिटी, समझ में। आप देख सकते, ऐसे भी देख सकते हो, रेडियल वेव फंक्शन जो है हमारे पास, इट टेंड्स टू 0 व्हेन आर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना। देखो, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो वेव फंक्शन क्या रहा है, इट बिकम्स 0। हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो, यही तो था मेरे पास u, देखो यानी आर टाइप, क्योंकि बाउंड स्टेट के लिए क्या होगा, पार्टिकल तो एक रीजन में बाउंड होगा, है ना, तो वो इन्फिनिटी पे तो मिलेगा नहीं, यहाँ वो मिलेगा नहीं, यहाँ नहीं मिलने का मतलब क्या है, यहाँ वेव फंक्शन 0 होना चाहिए जब नहीं मिलेगा, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। सेकेंडली, जो रेडियल वेव फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है जब आर की वैल्यू बढ़ती है, तो हम देख सकते हैं स्मॉल आर के लिए तो हमने देखा बढ़ रहा है, लेकिन जब आर की वैल्यू बढ़ेगी, देखो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, समझ में आया। एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो, यहाँ पे एल की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ना आर निर्भर, क्योंकि देखो R⁴ है ना, एल की वैल्यू 0 है, तो कॉन्स्टेंट आ गया, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्मॉल आर पे ना आर बढ़ नहीं रहा है, बल्कि घट ही रहा है ना, वो ये वैलिड नहीं होगा ना, क्योंकि लार्ज आर ही आएगा यहाँ पे इस केस में, क्योंकि R⁴ है ना, एल की पावर तो 0 है ना यहाँ पे, क्योंकि R1 0 है ना, देखो R1 0, ये R2 0 है, ये एल की वैल्यू 0 है यहाँ पे, समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट है तो आर की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो लोगरिथ्म पॉलिनोमियल है, देखो ये फैक्टर एल आएगा, ठीक है। ये डोमिनेटेड बाय हाईएस्ट पावर, हम जानते हैं हाईएस्ट पावर यही तो होती है आर की, है ना, क्योंकि जो हमारे पास पॉलिनोमियल लगा वो डिक्रीज हो जाएगा ना इस वैल्यू पे, वो सॉरी ये टर्मिनेट हो जाएगा ना, क्योंकि आप पॉलिनोमियल की डिग्री यही तो है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, तो ईच फंक्शन जो है, हर एक फंक्शन है उसमें n-l-1 रेडियल नोड है, और यही क्या था, वो डिग्री भी थी। देखो, आप इस चीज़ को ऐसे समझो, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। यदि देखो मैं ऐसे लिखूँ 3x² + के 4x + के 3, एज्यूम करो तो एक पॉलिनोमियल ही तो लिखा हुआ है, x की कितनी पावर है, 2, डिग्री कितनी है, 2, तो जीरोज कितने होंगे इसके, जीरोज 2 होंगे, आपने पढ़ा होगा 10th में, 12th 11th 12th में जीरोज, यानी वहाँ पे जहाँ पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए उनको जीरोज बोलते हैं, है ना। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। रेडियल वेव फंक्शन की डिग्री कितनी होती है, n-l-1, तो इसके नोड्स कितने होंगे, या मैं कहूँ जीरोस, वो भी तो इतने ही होंगे, यानी ये वो वैल्यू है जहाँ पर रेडियल वेव फंक्शन 0 होगा, है ना। अब मान लो मैं लिखूँ 5x⁵, या मान लो ये 4x + 3 आ गया, एज्यूम करो ये आ गया, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री कितनी है, 5, तो कितनी जीरोज होंगे इसके, 5 जीरोज होंगे। तो रेडियल वेव फंक्शन की वो जो है हमारे पास कब टर्मिनेट होता है, वो n-l-1 पर, यानी इसकी डिग्री है तो इतने नोड्स होंगे इसमें भी, ठीक है, समझ में आए, क्योंकि उसका डिग्री यही है, समझ में आ गई बात, ठीक है। कोई डाउट है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, हम निकाल के देख सकते हैं ना। देखो, मैं n-l-1 लूँ तो मैं रेडियल वेव फंक्शन की तो बात कर रहा हूँ, तो देखो n का ये वाला ले लो, चलो 3 1 लिया, तो n का वैल्यू 3, l का वैल्यू -1, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 3 - 2 कितना आ गया, 1, तो यानी एक नोड आएगा। अब देखो, ये रहा एक नोड, है या नहीं है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो, ये वाला एग्जांपल लो, n-l-1
1, n का वैल्यू कितना है 3, l का वैल्यू कितना 0, कितना आया 2, तो 2 नोड होने चाहिए। देखो एक ये रहा और एक ये रहा नोड, यानी दीज आर दोज पॉइंट्स वेयर रेडियल प्रोबेबिलिटी इज 0, जो प्रोबेबिलिटी होगी रेडियल वो 0 होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, कोई डाउट है? देखो ये क्या है 3 2 है ना, तो n माइनस एल माइनस 1 है, तो 3 माइनस 2 माइनस 1 कितना है 0। देखो कोई नोड नहीं है, समझ में आया, कहीं 0 नहीं हो रहा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी वर स्टडिंग। समझ में आई बात करते हैं कंप्लीट वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजनिक एटम की। तो जो कंप्लीट वेव फंक्शन होगा हाइड्रोजनिक एटम का, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम पढ़ रहे हैं, तो प्रोडक्ट होगा ना तीनों पार्ट का, तो रेडियल पार्ट का, पोलर पार्ट का और एजिमुथल पार्ट का। तो ये रेडियल पार्ट हो गया, ये पोलर पार्ट हो गया, ये एजिमुथल पार्ट होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा रखा है। ठीक है ना, ये हम इसको प्रोडक्ट ऑफ रेडियल पार्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर पार्ट भी लिख सकते हैं ना, ये दोनों एंगुलर पार्ट है, इसको हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, ये मैं आपको हमने प्रीवियस पार्ट्स में स्फेरिकल हार्मोनिक्स पढ़ाया हुआ है, रेडियल पार्ट आज हमने कवर करा है, दोनों को रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा। तो टोटल वेव फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, NL/ML। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना। तो जो रेडियल पार्ट है, हमने अभी रेडियल पार्ट ये निकाला है, ठीक है ना, ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो गया है ना। समझ में आया? तो रेडियल पार्ट को देखो हमने कंप्लीट लिख दिया, ये हो गया। जहाँ पे एटॉमिक नंबर है, ए नोट भोर रेडियस है, ये एसोसिएटेड लोगरी पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, ये तो ऐसे बना लेना इसको, है ना, ये एल सिंपल एल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बगावी बुक में तो सिंपली इसको एफ लिखा हुआ है या जी मिलेगा लोगरी पॉलिनोमियल को लिखा हुआ, तो इट डजंट मैटर। तो रेडियल पार्ट क्या डिस्क्राइब करता है, रेडियल डिपेंडेंस डिस्क्राइब करता है वेव फंक्शन का विद द इलेक्ट्रॉन्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, क्या हमारे पास रेडियल डिस्टर्बेंस है, बस किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन है, कितनी है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है क्या नहीं, वो सारा रेडियल पार्ट बताता है। ठीक है, बात करते हैं देखो पोलर पार्ट की। तो ये हमारे पास पोलर पार्ट था, है ना, समझ में आया? ये लीजेंडर पॉलिनोमियल था, आपको यदि ध्यान हो। ये हमारे पास कोडली फेज है, जिसका वैल्यू क्या है -1 ml प्लस ये मॉडुलस पार्ट अपॉन में 2। समझ में आया? या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, यदि आपको ध्यान हो तो -1 टू द पावर ml, यदि ml का वैल्यू क्या हो <0 और ये 1 आएगा। ठीक है, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0, सॉरी ये लेस देन और ये ग्रेटर देन पे। ठीक है, समझ में? नहीं तो आप ये ध्यान रख सकते हो, बात एक केस से निकाल सकते हैं हम। एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, दिस डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इन द पोलर डायरेक्शन। तो पोलर डायरेक्शन में एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। समझ में आई बात? ये हम काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, एजिमुथल पार्ट क्या है, एजिमुथल पार्ट ये होता है हमारे पास। ठीक है ना, ये एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बताता है एजिमुथल डायरेक्शन में, यानी इक्वेटोरियल प्लेन जो होता है उसमें एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। समझ में? ML हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। तो फुल वेव फंक्शन, ये जो कंप्लीट वेव फंक्शन है, तो वो क्या होगा, देखो ये रेडियल पार्ट को हमने लिखा सिंपली, है ना, और ये पोलर पार्ट को लिख दिया और ये एजिमुथल पार्ट को लिख दिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया। समझ में आया? तो दिस कंप्लीट वेव फंक्शन डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम एट वेरियस पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में वेरियस पॉइंट्स पे, जो r, थीटा और फाई है ना, रेडियल पार्ट, पोलर पार्ट, एजिमुथल पार्ट, सारी जगह तीनों पार्ट से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस। ठीक है, तो दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय NL/ML। समझ में आया? तो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमको कोई सा भी वेव फंक्शन चाहिए, यदि ये आपको पूरा याद है, ठीक है ना, तो आप सिंपली क्या, नहीं तो टुकड़ों में तो याद, पार्ट्स में तो लर्न करना ही होगा, है ना। समझ में आई बात? तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, NL/ML का वैल्यू लिखो, डिफरेंट वेव स्टेट्स के हम वेव फंक्शन बता सकते हैं। ये हमारे पास किसके लिए है, ग्राउंड स्टेट के लिए है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो n का वैल्यू क्या है 1, L का वैल्यू क्या है 0 और ML कितना हो गया 0। ठीक है, तो स्टेट कितना आएगा 1s, है ना। समझ में आई बात? कोई डाउट है? तो जो वेव फंक्शन होगा हमारे पास ग्राउंड स्टेट का वही होगा, है ना। अब देखो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना, तो बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो ये आप ग्राउंड स्टेट के लिए आप रिमेंबर कर सकते हैं ना, यू हैव टू रिमेंबर इट। तो ध्यान रखना, और का याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद है तो वैल्यू रख के आप आसानी से निकाल सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं है। समझ, क्योंकि वो एग्जाम में आपसे इतना टिपिकल ये चीज़ें पूछेगा भी नहीं, है ना, छोटी छोटी चीज़ें पूछेगा। वो पूछेगा आपसे पोलर पार्ट में कौन सा पोलिनोमियल होता है, तो आपको लीजेंडर पोलिनोमियल ध्यान रखना, रेडियल पार्ट में क्या होता है, लोगरी पोलिनोमियल होता है, तो ये चीज़ें आपसे एक एक दो नंबर में पूछेगा। समझ में आया? बात करते हैं हम डीजेनरेसी ऑफ द बाउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की। तो डीजेनरेसी के बारे में अब देखो, हम ये तो जानते हैं जो एनर्जी लेवल होता है हाइड्रोजन एटम में, है ना, तो ये तो होता है हमारे पास -13.6 n² Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है हमारे पास, है ना। तो जो एनर्जी जो होती है किस पर निर्भर करती है, n पर निर्भर करती है। तो एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन लाइक एटम में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर निर्भर करती है, नोट ऑन द L एंड ML, है ना।
ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर निर्भर नहीं करती, सिर्फ n पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन n के लिए मल्टीपल क्वांटम स्टेट हो सकती है ना, डेट विल हैव द सेम एनर्जी। अब कहने का मतलब देखो क्या है, देखो मान लो n का वैल्यू मेरे पास कितना है 2 है, जस्ट एज्यूम, ठीक है, n का वैल्यू 2 हो गया। तो अब जब n का वैल्यू 2 है तो मेरे पास l का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा 1 होगा, है ना, क्योंकि फॉर अ गिवन n l कितना हो सकता है 0 1 से लेकर n-1 तक हो सकता है ना। तो जब n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 0 और 1 होगा। अच्छा, अब जब l का वैल्यू 0 और 1 है तो ml का वैल्यू कितना हो सकता है ना, ml का वैल्यू जो होता है -L/L होता है, समझ में आया। तो 0 के लिए तो 0 आ गया और इसके लिए कितना हो गया -1 0 1, समझ में आया, ठीक है। तो n = 2 था और उसको तोड़ते तोड़ते हमारे पास कितनी स्टेट आ गई, 4 स्टेट आ गई नहीं आ गई, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। देखो 1 2 3 4, तो n = 2 था तो एनर्जी क्या है, सेम है, n = 2, लेकिन इनकी ये 4 स्टेट अलग अलग आ गई तो 4 स्टेट्स की क्या हो गई, एनर्जी डिफरेंट हो गई, समझ में आया। लेकिन वो सॉरी 4 स्टेट्स डिफरेंट होगी, एनर्जी क्या हो गई, सेम, क्योंकि एनर्जी तो n = 2 पर निर्भर करी है ना, तो एनर्जी तो सेम आएगी, ये स्टेट क्या आ गई, अलग अलग आ गई। तो वही है फॉर गिवन n मल्टीपल क्वांटम स्टेट होंगी, क्योंकि l और ml क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यही तो डीजनरेसी होती है हमारे पास, समझ में आया। तो अब देखो मैं एग्जाम्पल से भी आपको कराऊंगा, ये एग्जाम्पल तो मैंने बताया, और तरीके से भी कराऊंगा ताकि चीज़ें और आसान हो जाए। देखो फॉर गिवन n का पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 n-1, है ना। और फॉर ईच l, हर एक l के लिए 12+1 वैल्यूज होती हैं, किसकी, ml की, जो -L to L तक जाती हैं, ठीक है, समझ में आया। तो डीजनरेसी देखो क्या होगी, देखो जैसे यहाँ पे n के वैल्यू के लिए डीजनरेसी कितनी है, 4 1 2 3 4 स्टेट थी, है ना। तो देखो कितना वैल्यू है, 2l+1 वैल्यू है, ठीक है ना। अच्छा, तो फॉर गिवन फॉर n = 2, l का वैल्यू 0 1 n-1 तक जा सकता है ना। तो l का वैल्यू जो है 0 से n-1 तक ही तो जा सकता है। l क्या है, मिनिमम वैल्यू कितना है 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना है n-1, और टोटल कितना वैल्यू हो सकता है 2l+1 वैल्यू हो सकता है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम इसको टोटल डीजनरेसी जब हम निकालेंगे तो देखो इसको मैं जब 0 रखूँगा 1 आएगा, 1 रखूँगा 3 आएगा, 2 रखूँगा 5 आएगा, तो इसको यदि मैं ऐसे रखूँगा तो ये आएगा, लास्ट में -1 रखूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है नहीं बन रहा है। तो देखो उसका सब हम जानते हैं कैसे लिख सकते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है और यहाँ हमारे पास लास्ट टर्म होता है, ऐसे ही तो निकालते हैं हम, यदि आपको ध्यान हो तो, है ना। तो देखो n/2 फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म क्या है 2n-1 है, सोल्व करो n/2 आ गया। तो जो डीजनरेसी होगी nth एनर्जी स्टेट की वो क्या आएगी, n²। जैसे यहाँ पर मैंने आपको निकाल के दिखाया था 1 2 3 4 स्टेट आ गई। तो देखो n = 2 के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो, उतनी पता चल जाएगा 4 स्टेट, n = 3 के लिए 9 स्टेट, तो ये आ गया यहाँ पे। तो कितनी स्टेट आ गई, n² स्टेट आ गई, ठीक है ना, समझ में आई बात, कोई डाउट है। अब देखो यदि हम बात करें डीजनरेसी की, ठीक है ना, अब देयर इज अ स्मॉल थिंग हियर विच आई हैव फॉरगॉटन टू इनकॉर्पोरेट इन इट, है ना। क्या, यदि देखो मैं स्पिन स्टेट इंक्लूड करूँ, क्या स्पिन स्टेट, है ना। तो देखो हर स्पेशल पार्ट के लिए ध्यान से देखना, स्पेशल पार्ट के लिए क्या होगा, देखो स्पिन स्टेट जो टोटल वेव फंक्शन होगा ना मेरे पास, वो ये देखो n-l-m-l, ये तो स्पेशल पार्ट हो गया r θ φ, इसके अंदर स्पिन पार्ट भी आएगा, क्या आएगा, स्पिन पार्ट, ठीक है ना, समझ में आया, ये स्पिन पार्ट हो गया। क्योंकि हर एक स्पेशल पार्ट के लिए जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 2 स्टेट हो सकती है, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन, है ना। स्पिन अप कहने का मतलब ये, ऐसा स्पिन डाउन कहने का मतलब ये हम ऐसे लिखते हैं, यानी 1/2 और -1/2, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो स्पिन जैसे हमारे पास n क्या n होता है ना, l होता है, ml होता है, तो ये क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू 1/2 होती है, क्या होती है 1/2, ये क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसका वैल्यू -1/2 और 1/2 हो सकता है, यानी ये स्पिन अप हो गया और ये स्पिन डाउन हो गया, ठीक है ना, समझ में आई बात। देखो रियलिटी तो ये है, इलेक्ट्रॉन कभी स्पिन करता नहीं, इट बिहेव्स एज इफ इट इज स्पिनिंग, ठीक है ना। आप ये थोड़ा और चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे, आप यदि थोड़ा रिसर्च पर में जाओगे तो स्पिन देखा कभी इलेक्ट्रॉन नेवर स्पिन, है ना, कभी स्पिन नहीं करता इलेक्ट्रॉन। ये नंबर उनके साथ इसलिए एसोसिएट किए जाते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं कि एज इट इज स्पिनिंग, समझ में आया। तो देखो हर स्पेशल पार्ट के लिए 2 स्टेट अलग से आएगी, तो इसलिए 2n² हो जाता है मेरे पास, क्या हो जाता है 2n² हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो फॉर n = 2 के लिए जो कॉम्बिनेशन होगा तो देखो क्या होगा, देखो n l m l तो है मेरे पास, है ना,
समझ में आया? तो देखो n की वैल्यू 2 लेंगे तो इसको देखो हम यहाँ से समझ सकते हैं, मैं जब n की वैल्यू 2 लूँगा, ये क्या ले लिया मैंने 0, है ना, समझ में आया? और ml क्या ले लिया 0, तो 2 0 0, तो 2 0 0 हो गया, समझ में आया? फिर n की वैल्यू मैं क्या लूँगा 2, l कितना लिया 1, अब 1 है तो ml -1 0 1 हो सकता है, तो एक बार -1 ले लिया, है ना, एक बार 0 ले लिया और एक बार फिर +1 ले लिया, ठीक है ना, 2 1 0 2 1 1 और 2 1 -1 ये ले लिया। अब इनमें भी तो इसके दो स्टेट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन मतलब 1/2 हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है, तो इसलिए देखो 1/2 -1/2 1/2 -1/2 1/2 -1/2 इसी तरीके से, समझ में आया? ठीक है, तो यानी देर आर 8 इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, है ना, तो क्योंकि 4 आया था ना हमारे पास n स्क्वायर करके, तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी तो 8 हो गया, हैविंग द सेम एनर्जी। तो जो जनरली जो स्पिन स्टेट के लिए हमें क्या लिखना चाहिए, 2n स्क्वायर लिखना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया? कोई डाउट है? तो ये एग्जाम्पल हमारे पास है, तो n इजिकल टू 2 के लिए मैंने बताया l इजिकल टू 0 1 हो गया, L0 के लिए ml हो गया, L1 के लिए -1 0 1 हो गया, स्पिन इंक्लूड करेंगे तो कंप्लीट वेव फंक्शन ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, ये स्पेशल पार्ट हो गया और ये स्पिन पार्ट हो गया, ठीक है ना, समझ में आया? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।